हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास इंग्लिश बाय कृष्णा सर में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से वाक्य हो सकते हैं हिंदी के जो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लेते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल भी है, केशव 2 दिन से नोट्स बना रहा होगा। तो जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आते हैं और टाइम भी दिया होता है, टाइम फ्रेज भी दिया होता है। अब टाइम निश्चित भी हो सकता है जिसमें आप सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित भी हो सकता है, इंडेफिनिट भी हो सकता है जहां फॉर का यूज करते हैं। तो टाइम होगा और मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आ रहे होंगे। ऐसे हिंदी वाक्य किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ओके, तो ये आपकी पहचान हो गई कि वाक्य में ऐसा क्या देखा जाए, सेंटेंस में ऐसा क्या फैक्टर हो सकता है जिसके आधार पर, जिसके बेस पर हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब बात करते हैं दूसरी आईडी, दूसरी पहचान, वो क्या है? कॉन्टेक्स्ट। इस तरह के वाक्यों में क्या भाव होता है? अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसे सोचने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या फीलिंग है, तो आप पाएंगे कि इन हिंदी वाक्यों में किसी भी एक्शन के भविष्य में जारी रहने की भावना होती है। कोई भी एक्शन है वो जारी है लेकिन भविष्य के अंदर वो समाप्त नहीं हुआ है, और हमें उसमें टाइम भी दे रखा होता है कि वो शुरू कब हुआ था। यानी दो बातें हो गई, किसी एक्शन के फ्यूचर में जारी रहने का भाव, और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या होगी हमारे वाक्य में कि हमें यह भी बताया जा रहा होगा वाक्य में कि वो कब शुरू हुआ था। तो जहां ये फीलिंग हो वाक्य के अंदर, जहां ये भाव हो, जहां ये कॉन्टेक्स्ट हो, तो आप समझ जाइए वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। और उसकी इंग्लिश बनाने के लिए, हिंदी से इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको कौन से स्ट्रक्चर अप्लाई करने हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर अप्लाई करने हैं। इसके रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में? वो सभी रूल्स, वो सभी स्ट्रक्चर खूब सारे एग्जाम्पल देकर हम आपको यहां समझाने वाले हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इस एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं। केशव 2 दिन से नोट्स बना रहा होगा। तो यहां पर काम क्या हो रहा है? नोट्स बनाने का। उसको कर कौन रहा है? सब्जेक्ट। और जो कार्य करता है वाक्य के अंदर उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। हिंदी में आप इसे कर्ता भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कर्म भी कहते हैं हिंदी में। वर्ब, इसको हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को क्रिया पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में ग्रामर तो सेम है, लेकिन जो वोकेबलरी है, टीचर्स जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, वहां थोड़ा फर्क हो जाता है। हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको पढ़ाते समय जो टीचर्स हैं हिंदी शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, चाहे वो टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या कोई और। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्योंकि हिंदी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। लेकिन जो रूल्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कॉमन है, चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में। जब आप ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जब आप कोई सेंटेंस दे रहे होते हैं फ्यूचर परफेक्ट का, तो आपको रूल्स सेम है, वही हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को फॉलो करने हैं, वही इंग्लिश मीडियम। तो मीडियम का मतलब है कि टीचर की भाषा जो है वो चेंज हो जाती है। जब हम हिंदी मीडियम के छात्रों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो लैंग्वेज है उसमें ज्यादा से ज्यादा शब्द हम अपनी मदर लैंग्वेज के यूज करते हैं, मातृभाषा के यूज करते हैं, हिंदी के यूज करते हैं। और इंग्लिश मीडियम जब हम स्टूडेंट्स को अटेंड कर रहे होते हैं तो हमारी जो वोकेबलरी है उसमें इंग्लिश के जो शब्द हैं, इंग्लिश की जो वर्ड्स हैं, उनका यूज बढ़ जाता है। लेकिन यहां जो हम वीडियो लेसन अपलोड करते हैं हम मिक्स लेके चलते हैं। यानी हमें पता है कि जो स्टूडेंट हमें इस समय पढ़ रहा है, जो हमारे साथ क्लास में है इस चैनल पर, उसमें दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम भी हैं और इंग्लिश मीडियम भी हैं, और शायद हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ज्यादा हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं उनका भी जो बैकग्राउंड है, उनके परिवार में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी ही है।
इसलिए हमारे यहाँ पर ये बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों को साथ लेकर के पढ़ाने का सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है। तो वही कोशिश हम करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो दोनों तरह के स्टूडेंट समझ पाए, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी। क्योंकि अगर हम पूरी तरह से इंग्लिश में उस बात को समझाते हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट उस चीज को समझ पाएगा जिसकी इंग्लिश अच्छी है, और जिसकी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी है उसको ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है। हेल्प उसको चाहिए इंग्लिश में जो इंग्लिश में वीक है, और जब वो इंग्लिश में वीक है तो जाहिर सी बात है हमें उसको समझाने के लिए मातृभाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा हिंदी की तरफ झुकाव ज्यादा रखते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ये ना सोचें कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम आएगी। आप अपनी क्वेरीज रखें, हम उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट यहां पर बना देंगे। तो अब देखिए, इस हिंदी वाक्य को हमने ट्रांसलेट किया। केशव 2 दिन से नोट्स बना रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? केशव, और वर्ब क्या है? विल हैव बीन। अगर मान लीजिए यहां पर केशव की पोजीशन में सब्जेक्ट क्या होता? मैं 2 दिन से नोट्स बना रहा हूंगा। तो अगर मैं होता यहां पर तो यहां पे क्या बदलाव आता? बना रहा होगा नहीं, बना रहा हूंगा। यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में जो शब्द होते हैं उनका सीधा कनेक्शन सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट में होगा तो यहां पे हूंगा हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट होता है यहां पे मान लीजिए केशवी, अब केशव का नाम हमने मान लीजिए उसको फेमिनिन कर दिया, इसको जेंडर बदल दिया, केशव की जगह किसी गर्ल का नाम ले लिया, मान लीजिए काशवी ले लिया, तो काशवी 2 दिन से नोट्स बना रहा होगा नहीं, रही होगी। और जब मैं था सब्जेक्ट तब क्या आ रहा था? रहा हूंगा। और जब केशव है तो उस समय अंतिम शब्द क्या है? लास्ट वर्ड्स क्या है? रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट वर्ड्स होते हैं हिंदी वाक्य के उनका सीधा कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ होता है। रहा होगा आप तब लेंगे जब आपका सब्जेक्ट मेल होगा और सिंगुलर होगा। अगर मान लीजिए यहां पे सब्जेक्ट होता वे 2 दिन से नोट्स बना, तो हम बना रहा होगा नहीं लेंगे, बना रहे होंगे। और अगर मैं होगा तो हूंगा, और किसी लड़की का नाम आएगा तो होगी। तो ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इंग्लिश क्या है इसकी? केशव विल हैव बीन मेकिंग द नोट्स फॉर 2 days। अब यहां पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट है केशव वो सिंगुलर है, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं फ्यूचर के चारों टॉपिक, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें सब्जेक्ट की सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है आई एंड वी के साथ सेल, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल। तो केशव विल हैव बीन मेकिंग द नोट्स फॉर 2 days। अब दूसरी बात ये समझनी है कि ये जो फॉर आया है, क्या हर वाक्य में फॉर ही लेना है? हर सेंटेंस में जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, मान लीजिए हिंदी वाक्य ये होता केशव सुबह से नोट्स बना रहा होगा, ये जो टाइम फ्रेज दे रखा है 2 दिन से, हम यहां पे चेंज कर दें सुबह से, केशव सुबह से नोट्स बना रहा होगा, तो इसकी इंग्लिश में कहां बदलाव आएगा? सब कुछ सेम रहेगा, बदलाव आएगा यहां पर। यहां ये जो फॉर है ना, यहां हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। टाइम फ्रेज चेंज होगा, बाकी सारा सेटअप सेम रहेगा। तो अगर हमें टाइम दे रखा है डेफिनिट, जैसे सुबह से, सोमवार से, जुलाई से, कोई ईयर दे रखा है जैसे 2020 से, ऐसा टाइम दे रखा है, तो आपको क्या लेना है? सिंस, क्योंकि ये डेफिनिट टाइम है। अगर आपको टाइम कुछ इस तरह से दे रखा है 2 दिन से, 2 महीने से, कई दिनों से, कई वर्षों से, 10 वर्षों से, ऐसा कुछ दे रखा है यहां पर टाइम, तो ये इंडेफिनिट टाइम है। और ऐसी कंडीशन में आपको क्या लेना है? फॉर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहां हमें फॉर लेना है और कहां हमें सिंस लेना है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये 2 प्रीपोजिशन अक्सर आते हैं, सिंस या फॉर। आई होप आपको कुछ हद तक ये समझ में आया होगा कि हमें सिंस कब लेना है और फॉर कब लेना है। तो डेफिनिट टाइम के लिए सिंस, जहां पे आपको ये पता लग रहा है कि एक्शन कब शुरू हुआ, और इनडेफिनिट टाइम यानी जब आपको ये पता नहीं लग रहा है कि एक्शन कब शुरू हुआ, बस ये पता लग रहा है कि इसको होते हुए कितना टाइम हो गया, वो 4 महीने से हो रहा है या 4 दिन से हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं पता लगा सकते कि ये स्टार्टिंग किस समय से हुई, तो वो इनडेफिनिट टाइम है, वहां आपको फॉर लेना है। इसलिए हमने 2 days के साथ फॉर लिया है। अब देखिए इसमें वर्ब्स के बारे में देखते हैं कि वर्ब क्या क्या होते हैं। मेन वर्ब की जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टॉपिक हैं,
यानी जिन जिन टेंसेज में उनके नाम में कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। ऐसे 6 टॉपिक हैं 12 में से। एक्टिव वॉइस के अंदर कौन कौन से? प्रेजेंट के अंदर 2 हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के अंदर 2 हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के अंदर भी 2 हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 12 में से, यानी एक्टिव वॉइस के अंदर हम टोटल 12 टॉपिक पढ़ते हैं, तो इन 12 में से 6 ऐसे हैं जिनके अंदर आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी होती है? 4th फॉर्म, जिसको आप आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हो, राइट। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको 4th फॉर्म लेनी होती है, आईएनजी फॉर्म लेनी होती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब विल सेल का यूज होगा। पूरे फ्यूचर के अंदर आपको विल सेल का यूज करना है, लेकिन इनके साथ आपको क्या लेना है? विल सेल के साथ हैव बीन, राइट, ये ध्यान रखना है। इससे पिछले वाले टॉपिक में यानी फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या ले रहे थे? विल सेल प्लस हैव, लेकिन यहां पे विल सेल प्लस हैव बीन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, यानी जिन वाक्यों में कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होता और नहीं, कभी नहीं, ऐसे शब्द नहीं आते। एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जैसे स्टार्टिंग में जो एग्जाम्पल लिया हमने, केशव 2 दिन से नोट्स बना रहा होगा, माधवी 3 दिन से ऑफिस जा रही होगी, सर मुझे 2 महीने से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, हम 3-4 दिन से मैदान में जा रहे होंगे, भारत की टीम लंबे समय से अभ्यास कर रही होगी। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव में आते हैं। अब मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं 2 महीने से ऑफिस जा रहा हूंगा, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सब्जेक्ट आई शैल हैव बीन गोइंग टू ऑफिस, मान लीजिए 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। अगर होता जुलाई से तो सिंस जुलाई, कई वर्षों से फॉर मेनी ईयर्स, लेकिन अगर होता 2020 से तो सिंस 2020। अब हम नेगेटिव में देखते हैं। नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं? हिंदी में कहें तो नकारात्मक, जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है या कभी नहीं, नहीं, ऐसे शब्द। एग्जाम्पल, सुनील फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, कपिल मुझे नहीं पढ़ा रहा होगा, लेकिन हमने इसमें टाइम नहीं लिया, और टाइम नहीं लेंगे तो ये किसमें चले जाएंगे वाक्य? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें टाइम भी जोड़ना है। कपिल मुझे 2 महीने से नहीं पढ़ा रहा होगा, ऐसे। सुनील 2-3 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, टाइम होना बहुत जरूरी है। सर हमें 3 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, ये सभी वाक्य नेगेटिव हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसी वाक्य को हम इंग्लिश में बना के देखते हैं। सर 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, तो सब्जेक्ट सर विल नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। अब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं कि नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे मतलब अपने वाक्यों में प्रयोग में लाते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सॉरी नेगेटिव तो हो गया, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले I1, यानी वो हिंदी वाक्य जिनमें क्या आता है? क्या विराट कोहली टेनिस खेल रहा होगा? तो क्या से शुरू होने वाले वाक्य किस में आएंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन फिर से वही मिस्टेक, अभी मैंने बोला क्या विराट कोहली टेनिस खेल रहा होगा, तो क्या ये सही है वाक्य? नहीं जी, ये रॉन्ग है। केवल आप रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पर मत जाइए, इसमें हमने टाइम नहीं लिया। तो हमें इस वाक्य को कैसे लेना है? विराट कोहली 2 महीने से टेनिस खेल रहा होगा। अब इसमें क्या लगा दीजिए? क्या विराट कोहली 2 महीने से टेनिस खेल रहा होगा। अब ये वाक्य I1 हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या विराट कोहली 2 महीने से टेनिस खेल रहा होगा? क्या सर 3 दिन से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे? क्या मोहन 2 महीने से ऑफिस जा रहा होगा? तो ऐसे वाक्य इसमें आएंगे I1 में। अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या मोहन 2 महीने से ऑफिस जा रहा होगा? तो विल
मोहन हैव बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। अब I1 देखते हैं। I1 का मतलब है कि क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। क्या विराट कोहली 2 महीने से फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा? क्या सोनम 3 वर्ष से इस कंपनी में काम नहीं कर रही होगी? क्या सर 2-3 दिनों से यह चैप्टर नहीं पढ़ा रहे होंगे? अब मान लीजिए यही वाक्य हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्या सर 2-3 दिनों से यह चैप्टर नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो विल सर नॉट हैव बीन टीचिंग दिस चैप्टर फॉर 2-3 days। अब जब कभी ऐसा कुछ आता है वाक्य में, जैसे 2-3 महीने, 2-3 दिन, तो हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएं? मान लीजिए हमारे वाक्य में टाइम आ रहा है 2-3 दिन, 2-3 दिन, तो क्या हिंदी में भी हमें ये ऐसे लिखना है? नहीं, हमें यहां पर ये साइन यूज करना है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में? इसको बोलते हैं हाइफन, HYPHEN। तो हमें हाइफन लेना है। तो जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ऐसे किसी वाक्य को जिसमें ऐसा कुछ टाइम आ रहा होगा, 2-3 दिन, 2-3 वर्ड्स, है ना, 2-3 सप्ताह, तो हम इंग्लिश में क्या करेंगे? तो 2-3 दिन को कैसे लिखेंगे? 2-3, 2-3 days। आपको ऐसे लिखना है, आपको ऐसे नहीं लिखना है 2-3 days, ये रॉन्ग है। तो ये फैक्टर भी हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए यहां पर, अब मान लीजिए वाक्य लेते हैं कि क्या सर हमें 2-3 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे? विल सर नॉट हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2-3 days, ऐसा हो सकता है। अब I2 देखिए, I2 वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें क्वेश्चन वर्ड तो होगा लेकिन मिडिल में। एग्जाम्पल, राहुल 3-4 महीने से ऑफिस क्यों जा रहा होगा? मेरा भाई 2 महीने से कहां रह रहा होगा? सोनिया इतने दिनों से कौन सा चैप्टर पढ़ रही होगी? आप इतने घंटे से कौन सी मूवी देख रहे होंगे? तो ये सारे वाक्य किसमें है? I2 में। आप 2-3 घंटे से क्या कर रहे होंगे? क्या भी आ सकता है मिडिल में। इसकी इंग्लिश क्या होगी? वॉट। तो क्या की इंग्लिश वॉट कब आती है? जब क्या हमारे वाक्य के मिडिल में आता है। वॉट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। मान लीजिए वाक्य यह है कि आप 2 घंटे से क्या कर रहे होंगे, तो वॉट विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours। अब हमें समझना है I2N के बारे में कि I2N में किस तरह के वाक्य हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और नहीं भी आएगा हिंदी वाक्य में। एग्जाम्पल, केशव 2 दिन से नोट्स क्यों नहीं बना रहा होगा? क्यों नहीं बना रहा होगा। राहुल 3 दिन से ऑफिस क्यों नहीं जा रहा होगा? हमारे सर 2 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? राहुल 3-4 महीने से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा होगा? ऐसे वाक्य इसमें हो सकते हैं। अब मान लीजिए ये वाक्य, राहुल 3-4 महीने से विद्यालय क्यों नहीं आ रहा होगा, इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड वाई विल राहुल नॉट हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2-3 months। ओके, तो इस तरीके से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के जो वाक्य हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? ये स्ट्रक्चर्स जो इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं, ये स्ट्रक्चर्स यानी कि यहां से लेकर यहां से यहां तक, ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस में लेने हैं, इनको नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद इनको रिवाइज करना है, लर्न करना है। और ऐसा होना चाहिए कि बिना देखे आप इन्हें लिख सकें, क्योंकि जब आप सेंटेंस मेकिंग करोगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को, तो आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। और ये हमें पता लगता है सेंटेंस का मोड देख करके, क्योंकि अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है, आपका हिंदी वाक्य नेगेटिव है तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है, क्या से शुरू होने वाला वाक्य है तो ये वाला लगाना है,
क्या और नहीं दोनों आ रहे हैं आपके वाक्य में तो ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। आपके वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है मिडिल में, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, लेकिन अगर मिडिल में आ रहा है, जैसे राहुल 2 महीने से खाना क्यों खा रहा होगा, तो यहां पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है। और क्वेश्चन वर्ड भी आ रहा है मिडिल में और नहीं भी आ रहा है, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर लगाना होगा, राइट। तो अगर आपको आज की क्लास समझ में आई हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कैसा भी कोई क्वेश्चन आया हो इस क्लास को करने के बाद, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, जब तक हम नया वीडियो अपलोड करते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद।